मैं आपको जन्म पत्री के मिलान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर और वधू जो भविष्य में पति पत्नी बनने वाले हैं, उनकी जन्म पत्री मिलान को आवश्यक बताया गया है। लेकिन आज के युग में जन्म पत्री मिलान को कुछ आधुनिक विचारधारा वाले लोग ठीक नहीं समझते हैं। मेरा एक बात कहने का है, हर व्यक्ति किसी के लिए बना है, कुदरत ने उसको बनाया है। ये भी बात आप लोगों की सही है कि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में जन्म पत्री मिलान नहीं होता। जो उनके भाग्य में, जो उनके नसीब में लिखा है, वैसा ही जीवन साथी उनको मिलता है। अभी चाहे उस जीवन साथी से सुख प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, वो उसके नसीब की बात समझी जाती है। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र व्यवस्था में, जिसका एक अंग ज्योतिष है, उसमें इस तरह की बात है कि आप जीवन साथी के चयन के मार्ग से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं। और जीवन साथी चयन आपके भाग्य अनुसार ना हो करके आप अपनी समझ अनुसार कर सकते हैं। कहते तो ये लोग भी हैं कि भाग्य जैसा होता है वैसी समझ आ जाती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि शायद ऐसी समझ हमारे पुराने ऋषि मुनियों या शास्त्र मर्मज्ञों और ज्योतिष के जानने वाले विद्वानों को दी गई है, जिससे कि वो हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री मिलान द्वारा आपका बेहतर जीवन साथी चुन सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति अल्पायु है, कोई व्यक्ति वर अल्पायु है, जन्म पत्री के अनुसार उसकी आयु कम है, अगर हम कुंडली मिलान द्वारा उसका विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ, ऐसी कन्या के साथ कर दें जिसमें उसका पति दीर्घायु लिखा है, तो उस व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि दोनों की भाग्य लिखने वाले भगवान हैं। यही जन्म पत्री मिलान है। लेकिन इस मिलान को आज की तारीख में अंधविश्वास माना जाता है कि आप अंधविश्वास कर रहे हैं। कहते लोग ये भी हैं कि हमारे धर्म में जन्म पत्री मिलान नहीं है, फिर भी आप इस तरह का दतंग करते हैं। एक बार एक मौलवी साहब ने मेरे से भी पूछ लिया कि मेरा और मेरी बेगम की शादी को 40 साल हो गए। 40 साल में कभी झगड़ने की बात तो दूर, हमारी बहस भी नहीं हुई है, और हमारे यहाँ तो कोई जन्म पत्री मिलान होता नहीं। ये आप लोग क्या दतंग करते हैं? मैंने जवाब में उनसे बोला कि मेरे पास इसका बहुत अच्छा जवाब है। मैंने उस मौलवी जी से उनके जन्म पत्री के लिए, बनाने के लिए, उनका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान पूछा। उन्होंने बताया, मैंने जन्म पत्री बनाई। इसी तरह उनके बेगम का भी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पूछा। उनकी बेगम की भी जन्म पत्री बनाई और दोनों को हिंदी शास्त्रीय जन्म पत्री मिलान के जो सिद्धांत है उसके अनुसार मिलाया तो 36 में से 32 गुण मिलते थे। बताइए,
36 में से 32 गुण मिलेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन तो सफल होएगा ही ना मेरे भाई। आपके धर्म में ये व्यवस्था नहीं है जन्म पत्री बनाने की और मिलाने की, तो आपकी जन्म पत्री अल्लाह ने मिला दी भाई। आपकी किस्मत में पत्नी के द्वारा सुख लिखा था, या आपकी बेगम को उसके पति के द्वारा सुख लिखा था, लेकिन जन्म पत्री मिलान उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कुंडली में पति या पत्नी से सुख लिखा है। मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में पति या पत्नी का सुख कम है। ये भी हमको जन्म पत्री से ही मालूम चल सकता है। जिस स्त्री की कुंडली में पति का सुख कम है, हम जन्म पत्री मिलान के द्वारा उसका सुख बेहतर कर सकते हैं। जिस पुरुष की कुंडली में जन्म पत्री अनुसार स्त्री का सुख कम है, हम जन्म पत्री मिलान के द्वारा उसका भी सुख का बैलेंस कर सकते हैं। तो जिनको सुख नहीं है दाम्पत्य में, उनको सुख देने के लिए जन्म पत्री मिलान की व्यवस्था चली है। जो लोग मानते हैं माने, नहीं माने नहीं माने। जब धूप आती है सभी के दरवाजे के ऊपर आती है, सभी के ऊपर गिरती है। मानने नहीं मानने का कोई प्रश्न नहीं है। और जिसके मन में ज्यादा सवाल हो, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, अपनी सही जन्म तारीख, सही जन्म समय और सही जन्म स्थान बता करके, अपनी सही जन्म पत्री बना करके हमारे यहाँ पर आकर के जान सकता है कि उसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख कैसा है। जैसा लिखा होगा वैसा ही मिलेगा। हाँ, अगर उसने जन्म पत्री मिलान के द्वारा विवाह किया है, अगर वो अपनी शास्त्रीय परंपराओं को मानता है और जन्म पत्री मिलान के द्वारा उसने विवाह किया है, तो फिर हमारी गणना गलत हो सकती है। क्योंकि हम एक जन्म पत्री के अनुसार से किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन जन्म पत्री मिलान अगर बेहतर हो तो किसी की कुंडली में दाम्पत्य के द्वारा दुख भी हो तो वो सुख भोगता हुआ मिलेगा। क्योंकि दूसरे की कुंडली में दाम्पत्य द्वारा अत्यधिक सुख लिखा है। एक की कुंडली में दाम्पत्य के द्वारा दुख और दूसरी की कुंडली में दाम्पत्य के द्वारा अति सुख लिखा है, और दोनों को आप मिला दीजिए तो कम से कम सुख तो रह ही जाएगा। मेरे हिसाब से जन्म पत्री मिलान बहुत बहुत अति 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 आवश्यक है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तो भी हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग पंजाबी हैं, तो मेरे पिताजी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सिर्फ 1.5 गुण कम मिलने से हमारा दाम्पत्य बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। उस वक्त मेरा विश्वास भी कोई ज्यादा पक्का नहीं था कि जन्म पत्री मिलान से कुछ होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव का खून चढ़ता है, अलग अलग ग्रुप वालों को अलग अलग खून चढ़ता है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है, उसी तरह जन्म पत्री मिलान बहुत ही आवश्यक है। जितने लोगों के आजकल तलाक होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति का किसी स्त्री के साथ तलाक हुआ है और वो दूसरे विवाह में दूसरी स्त्री को परम सुख दे रहा है, तो पहली स्त्री बहुत कंफ्यूज में हो जाती है कि मेरे को जो इसने सुख नहीं दिया उसको क्यों दे रहा है। इसी तरह कोई स्त्री किसी व्यक्ति के साथ सही नहीं रहती और वो दूसरे पति के साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है, तो पुरुष भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सुख उसने मेरे को क्यों नहीं दिया। दरअसल आप लोगों का गृह मिलान ही नहीं था। गृह मिलान नहीं हो वहाँ मतभेद अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ गृह मिलान होता है वहाँ मतभेद भी मोहब्बत बन जाती है। तो जिंदगी में जो जिसके लिए बना है, जो जिस सांचे में बैठता है, वो सबसे बढ़िया चयन है।
मेरे हिसाब से जन्म पत्री मिलाना अत्यधिक अति 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 आवश्यक है। हमारे जन्म पत्री मिलान में जो पंचांग के द्वारा राशि विचार से मिलाए जाते हैं उसमें कुल 36 गुण होते हैं, 36, और 36 गुणों में से 18 गुण का मिलना बहुत आवश्यक होता है। 18 गुण बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाते, लेकिन पासिंग कहे जाते हैं। लेकिन यही गुण अगर 25 से ऊपर हो तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने बोला ना, ये राशि विचार अनुसार गुणों का मेल मिलाप के हिसाब से हम मिलान करते हैं, लेकिन राशि विचार से भी उत्तम होता है जन्म पत्री अनुसार मिलान करना। राशि विचार में तो एक राशि के 12 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति हैं, ये सामान्य मिलान कहा जाएगा। इसका भी प्रभाव पड़ता है, सामान्य मिलान भी बहुत जरूरी है। लेकिन सामान्य मिलान के पश्चात अगर आप दोनों की जन्म पत्री में ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार अपने अपने जीवन साथी का सुख देखेंगे, उसकी गणना करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो आपका सही हिसाब किताब है। और उसके बाद तीसरे चरण के अंदर दोनों पात्र में से कोई मांगलिक तो नहीं है। अभी आप एक सवाल लोगों के मन में आता है, कई बार मेरे से पूछते भी हैं कि सिर्फ मंगल को ही निधन कारक क्यों माना जाता है, विवाह के अंदर मांगलिक ही क्यों देखा जाता है। जहां तक मैं समझता हूं मंगल युद्ध का कारक है, मंगल अग्रेसिव है, मंगल क्रोध का कारक है। पर एक दाम्पत्य बहुत मधुर संबंध होता है, बहुत कोमल संबंध होता है, बहुत नाजुक संबंध होता है। वहां पर क्रोध का काम नहीं। आप पूरी दुनिया पे क्रोध करें चलेगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी पे क्रोध करें वो संबंध आपका बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जीवन में जीवन साथी से निकट कोई भी नहीं होता। वहाँ क्रोध की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ आपको प्यार से काम लेना पड़ता है। दो स्त्री पुरुष प्यार के लिए मिलते हैं, क्रोध के लिए कभी भी नहीं मिलते। और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मंगल अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या किसी स्त्री की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान के ऊपर होता है तो उसको मांगलिक माना जाता है। पहले स्थान के ऊपर मंगल होगा, पहला स्थान क्योंकि शरीर उसके चेहरे का कारक है, उसके मस्तिष्क का कारक है, तो वो व्यक्ति काफी क्रोध वाला होता है। चौथे स्थान के ऊपर मंगल है तो कभी संतुष्ट नहीं रहता। अब दाम्पत्य में संतुष्ट रहना भी बहुत जरूरी है। आपके पति ने आपके लिए कैसी भी व्यवस्था कर रखी है, या आपकी पत्नी आपको कैसा भी सुख देती है, संतुष्ट रहिए। और चौथे मंगल वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, और जहाँ दाम्पत्य में संतोष नहीं वहां पर भी निभा नहीं है। 7वां मंगल स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर है, 7वां मंगल है। 7वां मंगल स्त्री या पुरुष की कुंडली में उसकी काम भावना, उसके सेक्स की शक्ति, सेक्स के प्रति उसके विचार, उसका प्रतीक होता है। मंगल चूंकि अग्रेसिव होता है, इसलिए 7वां मंगल होने पर वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, अग्रेसिव होता है। सेक्स के लिए, संबंध के लिए बहुत उतावल होती है उसके अंदर। और जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख सके, फिर उसके गलत संबंध बन जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बहुत से विद्वानों ने 7वें मंगल को घातकारक बोला है, लेकिन मैं मेरे विचार से, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि आमतौर पर जन्म पत्री के 7वें स्थान में मंगल
होने का मतलब व्यक्ति स्त्री पुरुष के संबंधों में काफी जल्दबाज होता है, उसकी काम भावना काफी तीव्र होती है और काफी अग्रेसिव होता है, उसका अपने आप पे नियंत्रण नहीं होता है। और जिसका नियंत्रण नहीं हो, जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब पति पत्नी को किसी कारणवश कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है। पत्नियां मायके भी जाती है, इसी तरह पुरुष कार्य से बाहर भी जाता है। सातवें मंगल वाले व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की संभावना ज्यादा होती है, जो कि दाम्पत्य में बाधा कारक है। इसलिए सातवें मंगल को भी स्त्री पुरुष के संबंधों के लिए सही नहीं माना गया है। आठवां मंगल, आठवां स्थान जन्म पत्री में आयु का स्थान होता है, उम्र का स्थान होता है। आठवां मंगल दुर्घटना कारक होता है। आठवां मंगल होने से किसी भी स्त्री या पुरुष को किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना में उसको शारीरिक क्षति हो सकती है। ज्यादा ग्रह खराब हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जीवन साथी अगर असमय चला जाए तो व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए आठवें मंगल को भी सही नहीं माना गया है। अभी रहा 12वां मंगल। 12वां मंगल जन्म पत्री में 12वें स्थान को व्यय स्थान माना जाता है या सदूर स्थान माना जाता है। सदूर का मतलब बहुत दूरी पर। विदेश यात्राओं को भी यहीं से देखा जाता है, सदूर यात्राओं को यहीं से देखा जाता है, सदूर संबंधों को यहीं से देखा जाता है। 12वां मंगल किसी भी स्त्री पुरुष को किसी भी कारणवश बहुत दूर कर सकता है, चाहे वो कारण उसका कैरियर हो या कोई भी और दूसरा कारण हो सकता है। जब व्यक्ति दूर रहेगा तो विवाह का अर्थ ही क्या है? कई ऐसे लोग हैं जिनका विवाह जरूर हुआ है, लेकिन पत्नी 2-3 सालों में 5-6 दिनों के लिए मिलते हैं, 10 दिनों के लिए मिलते हैं। मेरे हिसाब से वो अपने विवाह का सुख नहीं ले पा रहे। सुख सिर्फ शारीरिक नहीं होता, सुख मानसिक भी होता है। सुख एक दूसरे के साथ का भी होता है, एक दूसरे के विचारों का भी होता है। तो जब पति पत्नी होने के बाद आप एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वो उचित नहीं है। इसलिए 12वें मंगल को भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं मंगल को काटने की। कई विद्वान मंगल को काटते हैं। जैसे मैंने बोला, पहला मंगल तो व्यक्ति बहुत क्रोध वाला होता है, उसके लिए आप पहला मंगल वाली कुंडली ले आइए, क्रोध को क्रोध से मिला दीजिए, दोनों बराबर के हो जाते हैं। ये ज्योतिषीय सिद्धांत है, इसकी बहुत ज्यादा विवेचना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक जहर को काटने के लिए दूसरे जहर का जिस तरह प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसकी जो दवाइयां बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनती है और उसी के द्वारा उसका जहर शांत होता है। इसी तरह जिस व्यक्ति की या किसी स्त्री की कुंडली में पहली जगह लगन में मंगल है, अगर सामने वाले पात्र के भी लगन में मंगल है तो दोनों क्रोध प्लस क्रोध, क्रोध जोड़ क्रोध इजिकल टू शांति। इसी तरह किसी व्यक्ति या किसी स्त्री के चौथे स्थान में मंगल है, सामने वाला पात्र भी चौथे स्थान के मंगल वाला लेके आ रहा है, तो वहां असंतोष प्लस असंतोष इजिकल टू संतोष, यानी दोनों असंतुष्टि होंगे, दोनों को असंतोष होगा, दोनों का असंतोष मिलकर संतोष हो जाएगा। कैसे होगा? अब ये तो आप परीक्षण के बाद ही देखिएगा, आप खुद प्रयोग कीजिएगा। एक वैज्ञानिक बात है, ये परिभाषित नहीं की जा सकती। बस इतना ही, जैसे मैंने बोला ना, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मिटाता है।
इसी तरह किसी के 7वां मंगल है, उसके लिए 7वें मंगल वाला स्त्री या पुरुष वाला पात्र हो, तो उसकी अत्यधिक काम भावना शांत हो जाएगी। अत्यधिक वासना इजिकल टू संतोष इजिकल टू शांति, या जो भी समझ लीजिए। इसका मतलब ऐसा नहीं समझिए कि दोनों ही आवारा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का असंतोष, दोनों का काम वासना के प्रति क्षुधा, काम वासना के प्रति प्यास, दोनों की प्यास बन जाए। इसी तरह किसी के 8वां मंगल है और सामने वाले पात्र के भी 8वां मंगल है, तो पहले दुर्घटना किसकी होगी? इसलिए किसी की दुर्घटना नहीं होगी। इसी तरह आपके 12वां मंगल है और सामने वाले पात्र के भी 12वां मंगल है, तो कोई भी दूर नहीं रह पाएगा। दूर प्लस दूर इजिकल टू निकट। अब ये सिद्धांत है, क्यों है, कैसे है, ये एक अलग विषय है। जैसे विज्ञान में बोलते हैं प्लस प्लस इजिकल टू प्लस और प्लस माइनस इजिकल टू माइनस। अब ये क्यों होता है, ये तो उसके विद्वान बता सकते हैं, उसका विवेचन करने वाले बता सकते हैं। लेकिन अनुभव में ऐसा देखा गया है कि किसी भी विषाद, किसी भी निष्ठ, किसी भी नेगेटिव चीज को मिटाने के लिए कई बार नेगेटिव चीज का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि कई लोग बोलते हैं पहले मंगल से सामने वाले पात्र की कुंडली में 7वां मंगल हो तो क्या वो कट सकता है? मेरे विचार से नहीं कट सकता। आपकी जन्म पत्री में आप जिस स्थान से मांगलिक हैं, चाहे वो स्थान पहला है, चौथा है, 7वां है, 8वां है या 12वां है, सामने वाले पात्र के उसी स्थान में आपको मंगल चाहिए। अगर सामने वाले पात्र के उस स्थान में मंगल नहीं है तो मंगल से मंगल का निवारण नहीं हो सकता। एक उदाहरण है, जैसे कोई पुरुष है, उसके पहले स्थान में मंगल है, यानी वो क्रोधी है, उसका मिलान किसी पंडित जी ने किसी 7वें स्थान की मांगलिक स्त्री से कर दिया जिसके 7वें स्थान में मंगल है, और वो ऐसा विचार करें कि दोनों ही मांगलिक कर दिया, इनका अभी निभा हो जाएगा, नहीं होएगा। उसका कारण क्या है कि पहले स्थान के मंगल वाला स्थान क्रोधी है और 7वें स्थान के अंदर मंगल होने वाली स्त्री अपनी काम भावना के प्रति बहुत अग्रेसिव है। दोनों का एक विचार नहीं है। वो क्रोध करेगा, वो मानेगी नहीं, मामला आगे बढ़ जाएगा। यानी दोनों एक ही विषय को पॉइंट नहीं करते। आपके जन्म पत्री में जिस स्थान पे मंगल है और आप सामने वाला सही मांगलिक व्यक्ति चाहते हैं तो उसकी जन्म पत्री में उसी स्थान पर मंगल होना चाहिए, उसी स्थान से वो मांगलिक होना चाहिए, तभी मानेंगे कि मंगल का निवारण सही हुआ है। यहाँ एक बात और भी है, कई ऐसे विद्वान खड़े हो गए हैं, अब तो पंचांगों में भी लिखा हुआ आने लग गया है कि आप मंगल का निवारण शनि से कर सकते हैं या आप राहु से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पूर्णतया गलत बात है। कई लोग कहते हैं आपके जिस स्थान में मंगल है, जिस स्थान से आप मंगलिक हुए हैं, सामने वाले पात्र के उसी स्थान में शनि है, इसलिए आपका मंगल कट गया। मैं इसको सही नहीं मानता। मैं इस पर काफी विवेचन कर सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। मैं एक ही बात बोलता हूं, जहां जिस चीज की जरूरत है वही चीज वहीं पर चाहिए। मंगल का निवारण मंगल से ही होगा, शनि से नहीं होगा, राहु से नहीं होगा। और जो लोग ये दावा करते हैं तो आप एक बार अपनी बलि चढ़ा के देखिए। जो भी मंगली इंसान है वो सामने वाला कोई उसी स्थान में शनि या राहु वाले व्यक्ति के साथ आप विवाह करके देखिए। अपने अनुभव से बड़ी चीज कोई भी नहीं होती भाई।
मैंने 30 साल के ज्योतिष जीवन में इस तरह के कुछ मिलान शुरू में करके देखे थे, लेकिन उसका परिणाम शून्य आया। तो मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि किसी भी मंगल का निवारण शनि से या राहु से नहीं हो सकता, और इनका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मंगल का निवारण मंगल से ही, वो भी उसी स्थान के मंगल से जिस स्थान के मंगल से आप मांगलिक हैं। ये मिलान होने के बाद अगर आपने सभी तरह से मिलान कर लिया, पहले राशि मिलान कर लिया, फिर जन्म पत्री में पति या पत्नी का सुख कैसा है ये देख लिया, फिर मंगल भी देख लिया, तो अब इस चौथी बात और आती है। जन्म पत्री मिलान का वो बहुत बड़ा हिस्सा है विवाह का मुहूर्त। आप जिस दिन दोनों जिन्हें साथ फेरे लेने वाले हैं, वो दिन शुभ होना चाहिए, वो दिन मंगल कारक होना चाहिए। जिस तरह एक वायुयान के उड़ान के लिए आसमान साफ होना चाहिए, उसी तरह एक विवाह के लिए शुद्ध और उत्तम मुहूर्त होना चाहिए। अगर आसमान में बादल छाए हैं, बरसात हो रही है, तो वायुयान को उड़ने में, लैंड करने में तकलीफ होती है। ठीक उसी तरह आपका विवाह का जो दिन है, जो तारीख है, जो मुहूर्त है, वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो वातावरण सही मिलता है, वातावरण सही मिलता है तो प्रकृति सही मिलती है, और प्रकृति साक्षात प्रभु है। सौम्य प्रकृति के अंदर सौम्य मुहूर्त होता है, और सौम्य मुहूर्त के अंदर आपका अगर विवाह संस्कार होता है तो सर्वश्रेष्ठ है। विवाह मुहूर्त के लिए वर को, जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, उसको सूर्य बल कैसा है ये देखा जाता है। ये आपको मुहूर्त निकालने वाले पंडित आपको बता पाएंगे कि सूर्य बल किस तरह से देखा जाता है। मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसी तरह जो वधू होती है, जो दुल्हन होती है, जो कन्या होती है, उसको गुरु बल देखा जाता है। अगर वर को सूर्य बल सही है और कन्या को गुरु बल सही है, जिस दिन विवाह होने वाला, जो उनकी विवाह की तारीख तय की गई है, तो विवाह को शुभ माना जाता है। वधू के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, वर के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये चौथा चरण भी अगर आपने विवाह का पूरा कर लिया और इसके अनुसार आपने विवाह किया, तो मेरे ख्याल से फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका विवाह सफल नहीं जाए। आपका विवाह पूरी तरह से सफल जाएगा। अगर देखिए, इसमें दो बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं लिखा होगा तो मिलेगा, बराबर है मेरे भाई, लेकिन अगर अपने शास्त्र में इस तरह की व्यवस्था है तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं। हमको उसका फायदा उठाना चाहिए, अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए। इससे क्या है, कदाच अपनी किस्मत में कुछ दुख लिखा हो तो सुख में बदल सकता है। विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, वहां से व्यक्ति की जीवन धारा मुड़ती है, और उस मोड़ को हम जन्म पत्री मिलान के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अमुक बार तो मैंने ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति काफी दरिद्र है या ढंग से काम नहीं कर पा रहा, उसका विवाह कहीं ऐसी स्त्री से हो जाता है जिसकी जन्म पत्री में उसका पति लखपति या करोड़पति लिखा है, तो विवाह के पश्चात उस स्त्री के भाग्य से वो इंसान करोड़पति या लखपति हो जाता है। क्योंकि एक हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है कि पत्नी को पति के भाग्य का सुख मिलता है और पति को पत्नी के भाग्य का सुख मिलता है, दुख भी मिलता है। दोनों को एक दूसरे के भाग्य का सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। इसलिए जन्म पत्री मिलान बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से मिलने वाले सुख और दुख का आकलन हम उसकी जन्म पत्री से ही कर सकते हैं। किसी स्त्री के भी
जन्म पत्री मिलान कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। जो लोग इसको पाखंड कहते हैं वो एक पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित बनावटी लोग हैं और उनको भी कुछ समय के बाद थोड़ी देरी से समझ में आ जाता है कि नहीं, जो चीज हजारों सालों से चलती आ रही है उसका कुछ तो मतलब है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ से जन्म पत्री का बिल्कुल सही मिलान किया जाता है, निःशुल्क। हम इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए क्योंकि जन्म पत्री मिलान में बहुत सारे पंडित मिलावट करते हैं, इसमें भी मिलावट हो जाती है। लोगों के अपने अपने फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली पंडित होते हैं, बस बोलते हैं आप मिला देना, पार्टी हमने देख ली है। उनको बेटे या बेटी की सुख या दुख से कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो पार्टी देखते, पार्टी कैसी है सामने वाली। लेकिन विवाह के उपरांत जब बेटा या बेटी दुखी होते हैं तो उनके दुख मिटाने के लिए वो लाखों रुपए देने को भी तैयार हो जाते हैं। ये तो पब्लिक है, पब्लिक ऐसी होती है। लेकिन ये नौबत नहीं आए। आप शुद्ध और शास्त्रोक्त विधि से मिलान, अगर आपके पंडित जी सही हैं, आपको उन पे पूरा विश्वास है तो ठीक है। और अगर इस तरह की बात नहीं है तो आप हमारे यहाँ किसी भी होने वाले वर या वधू का डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके उसका मिलान निःशुल्क आप अपने पते के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।